नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने रिलायंस पावर पर 2 वीडियो बनाए थे। उनमें से एक वीडियो हमने रिलायंस पावर के कंप्लीट बिजनेस मॉडल का अध्ययन करने के लिए बनाया था और एक उस वीडियो पे एक अपडेट बनाया था कि रिलायंस पावर रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सोलर एनर्जी में किस तरीके से आगे आने का प्रयास कर रहा है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिलायंस पावर के एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को भी डिनोट करती है जिसका डिस्कशन हम आज के वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई रिलायंस पावर के भाग्य बदल रहे हैं या अभी भी उसमें कुछ दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों से उबरने के बाद ही ये कहना उचित होगा कि रिलायंस पावर के भाग्य बदल रहे हैं या रिलायंस पावर में कोई टर्न अराउंड होगा। तो पहली चीज़ ये कि मार्च क्वार्टर के क्वार्टर फोर FY 2025 के इनके रिलायंस पावर के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स जो आए वो कुछ खट्टे और कुछ मीठे हैं। तो कुछ तो इनमें अच्छा ही है और कुछ अभी भी जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना उनसे ये उबरने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3 टोटल डेवलपमेंट हैं इस वीडियो में रिलायंस पावर के बारे में। उसमें से पहला हम रिज़ल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात हम इन्होंने कुछ शेयर जारी किए हैं और उन शेयर्स को प्रमोटर ने सब्सक्राइब किया, यानी रिलायंस पावर के प्रमोटर ने सब्सक्राइब किया और एक अन्य कंपनी ने सब्सक्राइब किया और उस कंपनी की सिग्निफिकेंस क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर अभी फिर मिला है और उस बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं रिलायंस पावर के क्वार्टर फोर FY 25 के रिजल्ट से। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर की बात नहीं करूँगा, रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपको नहीं उलझाऊँगा। हम सीधी बात करते हैं। पहली बात ये करते हैं कि रिलायंस पावर में आखिर मूल दिक्कत क्या है। जिस दिक्कत के ख़त्म होने पे रिलायंस पावर के भाग्य बदल सकते हैं वो है इनका डेट या इनके ऊपर जो कर्जा है। इन्होंने जितने भी प्लांट्स लगाए हैं पावर प्लांट्स, उसमें देखिए रिटर्न्स तो फिक्स है, क्योंकि आप जब प्लांट लगाते हो उसके बाद आप किसी कंपनी से, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जिसको आप वो पावर बेचते हो, उसके साथ एक करार करते हो। वो लंबी अवधि का करार होता है और उस लंबी अवधि के करार में आपको एक फिक्स अमाउंट से रिटर्न आता है या फिर एक फिक्स रिटर्न आता है। लेकिन आपको उस पावर प्लांट को चलाने में जो खर्चा होता है वो तो आपको करना ही पड़ता है। अगर वो किसी कारण से, मान लीजिए कोल बेस्ड पावर प्लांट आपने लगा लिया और वो उसमें कोयला आपको नहीं मिला, तो वो पावर प्लांट चल ही नहीं पाएगा। तो आपको जो बिजली की सप्लाई आप कहाँ से करोगे, तो आपका रेवेन्यू भी नहीं आएगा, तो वो ठप हो जाती कंडीशन। ऐसे ही इनके गैस बेस्ड पावर प्लांट्स थे, वहाँ पर भी इनको गैस नहीं मिली। KG-D6 बेसिन में जो मुकेश अंबानी के हिस्से में है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री जिस KG-D6 बेसिन को ऑपरेट करती है, वहाँ से इनको गैस नहीं मिली। तो इनके कोई गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो भी बंद हो गए। तो बेसिकली इनके साथ दिक्कत जो है ना इनके कर्जे की है। तो हम फोकस ये करेंगे कि क्या ये एक तो इनफ रेवेन्यू या इनफ सेल या इनफ बिजली पैदा करके उसको बेच पा रहे हैं जिससे इनका कर्जा चुक जाए, और कर्जे की स्थिति क्या है। ये 2 बातों पे हम इस वीडियो में कंसंट्रेट करेंगे ताकि आपको कंपनी की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगे। हम अदर इनकम की बात नहीं करेंगे। मतलब अदर इनकम वो सेगमेंट है इनकम का जो आपके ऑपरेशन यानी बिजली बेचने से नहीं आया। वो हो सकता है किसी आपको कोई आपने पावर प्लांट आपका ख़राब हो गया हो या आप उसको ऑपरेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर आपने उसको बेच दिया और उससे जो पैसे आ गए वो, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और जहाँ भी ये चीज़ आएगी वो मैं आपको पहले इंडिकेट कर दूंगा कि देखिए ये चीज़ आपको कंसीडर, यहाँ पर अदर इनकम वाली चीज़ को कंसीडर नहीं करनी। तो पहली चीज़ ये कि मार्च 24 जो FY 25 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें जो इनके रिज़ल्ट आए, 3 महीने वाले रिज़ल्ट जो आए, उसमें इनके सेल्स जो है ना अभी भी फ्लैट है, ठीक है। और अभी मार्च 2020 के बाद इनके जो सेल्स है ना वो करीब करीब फ्लैट ही रही है। हर क्वार्टर में करीब करीब फ्लैट है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। फिर क्या है, इस बार जो है वो पिछले यानी Q4 2024 के कंपैरिजन में, मार्च 24 के कंपैरिजन में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना वो
186 करोड़ से बढ़कर 590 करोड़ हो गया है। तो आप ये समझ लीजिए करीब करीब 3 गुना इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। यानी कि जो ये काम करते हैं उनसे जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया, अदर इनकम का जैसे मैंने बताया, मैंने वो पार्ट हटा दिया है। फिर दूसरी बात हम करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट जो है वो मार्च 24 में इन्होंने 517 उस क्वार्टर में 517 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया, जो इस क्वार्टर में घटकर 399 करोड़ रह गया। ये अच्छी बात है, ठीक है। फिर क्या है, कर्जे की बात अगर करें तो मार्च 24 में जो इनका कर्जा 18,800 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में मार्च 25 वाले क्वार्टर में वो 15,200 करोड़ रह गया है। तो ये कुछ चीज़ें जो कर्जे से रिलेटेड है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, वो इनके प्लस पॉइंट है। फिर क्या है, जो मार्च 24 में इनकी अदर इनकम थी वो 500 करोड़ थी, लेकिन इस बार जो है ना वो 3,000 करोड़ हो गई है। तो ये अदर इनकम वाला कंपोनेंट मैंने हटा दिया है, और इस अदर इनकम के कारण जो हमारे ईपीएस है वो पिछले साल मार्च 24 में नेगेटिव यानी नुकसान में 5.15 ₹5.15 लॉस में थी। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर से जो आय है वो, जो इस बार बढ़कर 7.34 हो गई है। लेकिन ये चीज़ आपको इस बात का ध्यान इसलिए नहीं रखना क्योंकि ये जो अदर इनकम है ना, इसको हम फैक्टर इन नहीं करना चाहते। तो इसलिए ये इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई जगह आपको ये फिगर मिलेगा कि ईपीएस जो है ना उनकी 7.34 हो गई, लेकिन ये ईपीएस जो आई है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में उन्होंने जितना प्रॉफिट कमाया यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो होता है वो ईपीएस होता है। तो आप इस वाले जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अदर इनकम जो 3,000 करोड़ है वो भी शामिल है, इसलिए आप इसको कंसीडर नहीं करें अगर आप कहीं और से इस डेटा को ले रहे हैं तो। फिर क्या है, दो और जो है ना नेगेटिव बातें मैं आपको बताता हूँ। इनकी एक राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट है और वो जो है उसका नाम है, वो जो सोलर कंपनी है उसका नाम है राजस्थान सन टेक्निक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, रिलायंस पावर जो है ना वो किस तरीके से ऑपरेट करती है। रिलायंस पावर खुद कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाती, ये जैसे ही कोई प्रोजेक्ट इनको मिलता है उसके लिए एक नई कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, और वो कंपनी जो है ना वो कंपनी इनकी सब्सिडियरी कंपनी होती है, यानी इनके बच्चे होते हैं वो। तो आप ये समझ लीजिए ये जो रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनके जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें जितनी अलग अलग कंपनीज हैं उनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये। तो ये जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इनके जो राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट है, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उसने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव बात है, भाई आप कर्जा ही नहीं चुका पा रहे। अब बात ये है कि भाई रिलायंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रिलायंस को तो अगर इस कंपनी को चलाना है तो उसको खुद को कुछ या तो पेमेंट करें, है ना, या फिर लेंडर से बात करें और फिर ये राजस्थान सन टेक्निक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है ये खुद अपना कर्जा पे करे। तो इसमें क्या आगे होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ एक नेगेटिव जो इसमें हुआ वो मैं बता रहा हूँ। फिर सितंबर 24 में एक इनकी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड थे और उसके 100% शेयर्स कंपनी ने यानी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड ने 100% प्लेज कर रखे थे। अब ये कर्जा नहीं चुका पाए तो इसके ऊपर लेंडर्स ने अपना मैनेजमेंट कंट्रोल कर लिया, 100% शेयर्स जो है ना उन्होंने जब्त कर लिए, और अब ये कंपनी रिलायंस की नहीं होके ये कंपनी शेयर और दूसरे जो लेंडर्स हैं ना उनकी हो गई है। ये बात रही खट्टे मीठे रिजल्ट जो रिलायंस पावर के आए उसकी बात। तो इसलिए क्या है, आप जब भी शेयर की खरीद फरोख्त के बारे में विचार करें तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये खट्टे मीठे दोनों तरह के रिजल्ट्स हैं, हर इसमें कुछ अच्छी बातें भी हो रही है और कुछ बुराई भी हो रही है। तो अचानक से आप जो है ना इमीडिएटली कूद के शेयर लेने की कोशिश ना करें। फिर इन्होंने अभी इशू किए हैं शेयर्स अपने प्रमोटर को, किसने, रिलायंस पावर। अब रिलायंस पावर का प्रमोटर कौन है, रिलायंस पावर का प्रमोटर जो है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इसका प्रमोटर है। तो उसको इन्होंने अभी 9,55,00,000 शेयर इशू किए, किस दाम में, 33 रुपये के दाम में। तो एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था और 1 करोड़ शेयर जो है ना वो 33 रुपये के भाव में ही बसेरा होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की है। अब ये जो बसेरा होम फाइनेंस लिमिटेड है ना, अब इसके कनेक्शन में आपको बताता हूँ। ये जो बसेरा होम फाइनेंस लिमिटेड है इस कंपनी की
का जो सीईओ है ना वो अमित गोयला है। और ये जो अमित गोयला जी है ना, ये रेयर एंटरप्राइजेज जो राकेश झुंझुनवाला साहब की कंपनी है उसमें हेड हैं रिसर्च के, ठीक है। और ये पहले अनिल अंबानी ग्रुप में यानी एडीएजी ग्रुप में ये पहले इनसे जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही ये पहले आईटीसी में भी थे। तो देखिए क्या है कि जब इस तरह की कंपनी जो इन्वेस्ट करती है रिलायंस पावर जैसे शेयर में, तो उस चीज़ के कुछ महत्व होते हैं। हो सकता है अंदर खाने कोई डील होती है, इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल अंधे तरीके से केवल फर्जीवाड़े से इस तरह का इन्वेस्टमेंट मतलब मेरी निगाह में थोड़ा सा कम पॉसिबल है। वैसे अमाउंट बहुत छोटा है, 1 करोड़ शेयर हैं, 33 रुपए के शेयर 33 रुपए के भाव पे लिए, तो 1 करोड़ तो कुल 33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो आप एक एंगल ये भी हो सकता है कि भाई 33 करोड़ रुपए तो लगे, कोई बड़ी रकम है नहीं, ठीक है। तो ये एक एंगल है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने, ये जो डेवलपमेंट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रिलेटेड, तो वो मैंने आपके सामने रखे। अब इसका क्या करेंगे, तो देखिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नए नए पावर प्लांट ये लगा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट से विन कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ गारंटी मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये सब पैसा काम आता है। एक जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि सतलज जल विद्युत निगम ने इनको 350 मेगावाट का सोलर जनरेशन कैपेसिटी प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वो प्रोजेक्ट इनको एक अवार्ड हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में शायद आपने बताया था कि क्या होता है कि ये जो SJVN है ना, ये टेंडर डालता है कि भाई मेरे को इतनी पावर की आवश्यकता है, और ये जो पावर है ये बताओ आप लोएस्ट कॉस्ट में कितने में प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो ये सब टेंडर डालते हैं। और सोलर पावर की मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये इस तरीके का है, तो कुछ तो सोलर है, सोलर से बिजली तो आपको मालूम है रात में तो आती नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि इसके साथ एक इंटीग्रेटेड बैटरी और लगाते हैं, बैटरीज बड़ी बड़ी बैटरीज। तो बड़ी बैटरीज को जब सुबह होता है, सुबह जब लाइट आ रही होती है, सूरज की रोशनी होती है, तो उसमें कुछ तो ग्रिड में भेज देते हैं जितनी आवश्यकता होती है, और जो बची हुई एनर्जी होती है ना उससे ये बैटरी चार्ज कर लेता है, और वो जो बैटरी होती है ना वो रात में आपको बिजली देती है। तो जनरली जो आजकल जो प्लांट लग रहे हैं ना वो इस तरह के इंटीग्रेटेड प्लांट्स लग रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने एक 350 मेगावाट का सतलुज जल विद्युत निगम से एक ऑर्डर विन किया है, मतलब एक प्रोजेक्ट विन किया है। और इसमें जो है इनकी जो रेट है वो 3 रुपये 33 पैसे पर यूनिट है। जो अपन यूनिट, जो बिजली की यूनिट आती है अपनी, ठीक है, 1 यूनिट का पैसा ये जो बना के जो उसको देंगे उसके 3 रुपये 33 पैसे चार्ज करेंगे। और इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट किया है 25 साल के लिए, यानी कि जो बिजली बनेगी ना वो 25 साल के लिए हम आपको देंगे। किस रेट पे? 3 रुपये 33 पैसे की रेट पे, ठीक है। इससे पहले जैसे हमने जो पिछले वीडियो में बनाया था वहाँ पर जो ये रेट थी, जो इन्होंने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से एक ऑर्डर और विन किया था 930 मेगावाट का, उसमें इनकी रेट 3 रुपये 53 पैसे थी। और यहाँ पर ये जो रेट है ये 3 रुपये 33 पैसे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर में कैपेसिटी कितनी तेज़ी से आ रही है और कितना ज़बरदस्त कंपटीशन हो रहा है। यानी कि देखिए ये 20 पैसे अभी कुछ ही दिनों में 20 पैसे रेट कम हो गई, कॉम्पिटिटिव बिडिंग में 20 पैसे रेट कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी सोलर वाले जो लोग हैं, मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं जो पावर प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड हैं, वो सोलर की तरफ जा रही, ठीक है। तो ये एक इससे एक इंडिकेशन है। तो ये 3 डेवलपमेंट मैंने आपको बताए। मेरी आर पावर को खरीदने या बेचने की राय नहीं है, या मैं जो भी शेयर डिस्कस कर रहा हूँ उसमें कोई मेरी खरीद या फरोख्त की राय नहीं। आप देखभाल कर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही ये सब काम करें, क्योंकि कंपनी जो है ना, कंपनी में कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कंपनी को इस तरह की जो कंपनी होती है जहाँ पर अचानक से कोई भी चेंज आता है और कोई भी चेंज आ सकता है, तो उसमें आपके सामने कोई रिस्क पैदा हो सकता है। तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही आप इस कंपनी में निवेश का कोई फैसला करें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई कंपनी के बारे में जानना है या किसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। तो आप क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं।
तो अरविंद 5381 वो कोचीन शिपयार्ड के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, ये जो कोचीन शिपयार्ड है ना, आजकल के टाइम में ये भारत के लिए या भारत सरकार के लिए सामरिक महत्व की एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी बन चुकी है। पहले हमारे देश में इस तरह का युद्ध से रिलेटेड साजो सामान तैयार करने की ना इच्छा थी, न तकनीक थी, ठीक है, और ना उतना पैसा था। लेकिन अब कुछ दिनों में, कुछ पिछले 10-15 सालों में कुछ इस तरह के परिवर्तन आए हैं कि हमारे सरकार ने फोकस इस बात पे किया है कि हम कम से कम डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हों, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचे और किसी दूसरे देश से हम ब्लैकमेल ना हो पाएँ। तो ये जो कंपनी है कोचीन शिपयार्ड, ये इसी तरह यानी डिफेंस के क्षेत्र में ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कंपनी है। तो पहले तो आप यहाँ से हम इस बात को शुरू करेंगे, फिर इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल डिफेंस के एरिया में ही काम करती है। बेसिकली ये जो कंपनी है ना, ये 3 काम करती है। एक काम जहाज़ बनाना, ठीक है। अब जहाज़ कौन से हो सकते हैं? अब जहाज़ ये हो सकता है कि या तो ये नेवी के लिए बना दे भाई, या तो डिफेंस के लिए बना दे, और या कमर्शियल जो हमारे व्यापार के लिए जो होते हैं उनके लिए बना दे, ठीक है। तो जो जंगी जहाज़ हैं वो भी बनाती है, जो कमर्शियल जहाज़ है वो भी बनाती है। इसके अलावा एक और जो काम है इनका वो है ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग इनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ ये मेरीन इंजीनियर जो होते हैं, समुद्र में जो आप जाते हैं तो कैप्टन होता है और वो जो उनके साथ जो मेन इंजीनियर जो होता है, तो उन सब की ट्रेनिंग कराने के लिए, या और जो नाविक वगैरह होते हैं उन सब की ट्रेनिंग ये उस मेरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये कराते हैं। तो एक तो 3 बिजनेस इनके बेसिकली हो गए। एक शिप बिल्डिंग, दूसरा जो है शिप रिपेयर, और जो तीसरा है ना वो मेरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये 3 तो बेसिकली जो इनके ज़्यादातर रेवेन्यू जो आता है वो आता है इनका शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर से, ठीक है। अब शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर में इनके 2 सेगमेंट हैं। जो शिप बिल्डिंग है, वो जो शिप बिल्डिंग करते हैं वो या तो किसी व्यापारिक संस्थान के लिए करें, ठीक है, कोई प्राइवेट पार्टी बनाना चाहे तो, या देश की नेवी के लिए करें। तो अगर डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं तो किसी अन्य देश के लिए काम नहीं करते, ये सिर्फ देश की नेवी, हमारे देश की नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए काम करते हैं। कोस्ट गार्ड वो प्रहरी हैं हमारे, जो हमारी देश के जो समुद्री सीमाएं हैं ना वहाँ पर नज़र रखते हैं और वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट जो होता है ना उसको रोकते हैं। जैसे हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो क्या करता है, वो जो थल सीमाएं जो है भारत की उसको मॉनिटर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसी जो कोस्ट गार्ड है वो भारत की समुद्री सीमा को प्रोटेक्ट करता है, तो उनके लिए ये जहाज़ बनाते हैं। फिर ये जो कंपनी की स्थापना है ये 1972 में हुई, और इसको जापानीज जो कंपनी है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़, तो उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। देखिए क्या है, 1970s की बात जब हम करते हैं तो हमारे देश के पास इतनी तकनीक उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। हमारा देश उस समय विकास के पहले चरण पे था, ठीक है। विकासशील देशों में भी बहुत ही नीचे वाली पायदान पर था। तो वहाँ पर हमें जो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ के तकनीकी सपोर्ट से ये कंपनी की स्थापना हुई। फिर इसको 2009 में कैटेगरी 1 नवरत्ना कंपनी की स्टेटस दिया गया। देखिए इन सब चीज़ों का इम्पॉर्टेंस है, वो इसलिए है कि ये जो नवरत्ना कंपनीज होती हैं तो ये कैटेगरी 1 होती है और कैटेगरी 2 होती है। तो इनमें क्या होता है कि सर्टेन एक बेंचमार्क होते हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई कम से कम इतना प्रॉफिट आपको होना चाहिए। अगर आपको इतना प्रॉफिट है पिछले 3 सालों में, ठीक है, तो आपको उस कैटेगरी हम शामिल करेंगे और हम आपको उसमें इम्पॉर्टेंस देंगे, ठीक है। अब लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको क्या करोगे, नवरत्न स्टेटस देके क्या करोगे उसको। तो ये एक उस इंडस्ट्री को या उस कंपनी को भारत सरकार का इम्पोर्टेंस देने का तरीका है। अब इनके 2 सब्सिडरी हैं, ठीक है, होली ओन सब्सिडरी, होली ओन से में 2 बच्चे समझ लिए, 2 अलग अलग कंपनी इनके नीचे हैं, वो भी अलग अलग ऑर्डर लेती हैं, ये भी ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। तो ये ओडीपी कोचीन शिपयार्ड कंपनी एक ये है, एक हुगली कोचीन शिपयार्ड कंपनी है। तो इस तरह के चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हों, चाहे वो कार्गो वेसल हों, वेसल का मतलब जो जहाज़ को है ना वो वेसल, तो चाहे वो हों, और चाहे आपको
कोई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, यानी कि कोई चीज़ को आपको टेस्टिंग करनी है, किसी शिप की टेस्टिंग करनी है, छोटे शिप की टेस्टिंग करनी है ना, तो वो शिप्स भी ये लोग उनकी रिपेयर करते हैं, वो शिप्स इसके काम आते हैं। तो भारत में 5 शिप बिल्डिंग कंपनी है, उनमें से भारत का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शिप के मामले में, जो सामरिक महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और भारत का सबसे बड़ा शिप 45,000 टन का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का श्रेय वो कोचीन शिपयार्ड को, उन 5 जो शिपयार्ड वाली कंपनी उनमें से सिर्फ कोचीन शिपयार्ड को मिला है। अब आप ये समझ लीजिए टेक्नोलॉजिकली कितनी कॉम्पिटेंट कंपनी है, क्योंकि इन्होंने कोई भी चीज़ डिज़ाइन भी यहीं किया और मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं किया और कमीशन कर दिया उसको 2022 में, जिसको INS विक्रांत कहते हैं। तो इस तरह की कैपेबिलिटी जो है वो US, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया, इन्हीं कंट्रीज़ के पास है। बाकी किसी कंट्री के पास ये दर्जा नहीं है कि वो खुद के जो वॉरशिप जो है ना वो डिज़ाइन कर सकें और जो मैन्युफैक्चर कर सकें। अब उससे फ़ायदा क्या है, ये वॉरशिप क्या हुआ, तो देखिए क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या हुआ, तो जैसे हवाई अड्डा जो होता है, तो अगर अपन उसको मतलब पैसेंजर को या सामान को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको तो हवाई अड्डा या एयरपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। जब ऐसी जगह हो जहाँ से सिर्फ डिफेंस के जहाज़ उड़ सकते हो, मतलब फाइटर जेट्स जो उड़ सकते हो, या उन्हीं के साजो सामान वाले जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ सकते हो जहाँ से, उसको एयरबेस बोल देते हैं, ठीक है। अब एयरबेस तो ज़मीन पर होता है। अब आपकी समुद्री सीमाएं हैं और जो दुश्मन है वो आपकी समुद्र में जैसे लड़ाई हो रही है, अब वहाँ से किसी वॉरशिप को या किसी शिप को आपको डिस्ट्रॉय करना है। अब हो सकता है समुद्री थल से इतनी दूरी मिसाइल की नहीं हो, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर जगह पे या किसी दुश्मन के शिप को अटैक कर सके। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं ना, वो हमारी समुद्री जो सीमा है ना उसको प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। वो आप ये समझ लीजिए तैरता हुआ फ्लोटिंग एयरबेस है। एयरबेस, वहाँ पे जहाज़ उड़ सकता है, वहाँ से जहाज़ लैंड कर सकता है, वहाँ पे रह सकता है, हेलीकॉप्टर रह सकता है ना। उसमें हैंगर होते हैं, जैसे पार्क करने की जगह होती है ना, पार्क करने की जगह, और ये समुद्र में चलता रहता है। तो अब आप ये देखिए इतनी विशाल टेक्नोलॉजी वाली चीज़ हमने खुद ने बनाई, ठीक है। तो ये हमारे लिए, और ये कोचीन शिपयार्ड ने बनाई, तो बड़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ये हमारे देश के लिए और स्पेशली इस कंपनी के लिए, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं। फिर इनकी जो ऑर्डर बुक है वो है 21,784 करोड़, 21,784 करोड़ की है, जिसमें भारत सरकार के ऑर्डर भी हैं और जो कमर्शियल, जो फॉरेन के लिए जो ये कमर्शियल ऑर्डर्स लेते हैं वो भी हैं। फिर इनका जो मार्केट कैप है कंपनी का वो 43,000 करोड़ है, ROE 17.2 है, डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 9 रुपये कर्जा है। और अगर कर्जा हो भी तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रमोटर है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। अगर कंपनीज़ में कुछ डेट भी हो ना तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। P52 का है, तो ये जो P52 का है ना वो इसलिए है कि रिसेंटली हमारे, पहली बात तो ये कि डिफेंस सेक्टर के जितने भी डिफेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके बारे में बाज़ार में एक उत्साह है, हाइप है। दूसरा क्या है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान से हमारी झड़प हो चुकी है, तो वहाँ पर भी जो एक सेंटिमेंट है वो डिफेंस कंपनीज़ की तरफ जा रहा है, तो इसलिए P52 का है। पिछले 12 महीनों का जो रेवेन्यू इनका आया है ना, पिछले 4 क्वार्टर का रेवेन्यू का अगर मैं टोटल कर लूँ, वो इनके इतिहास में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। बहुत ही पॉजिटिव बात है ये। फिर इनका जो मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों। फिर अगर हम स्टेक की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 68% है, FII के पास 3% है, DII के पास 7% है और पब्लिक के पास 22% है। अब ये जो नए कुछ नवाचार भी कर रहे हैं वो ये है कि एक नया ड्राई डॉक बनाया। अब ड्राई डॉक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ये शिप बिल्डिंग फैसिलिटी आप समझ लीजिए, ठीक है, एक नई शिप बिल्डिंग फैसिलिटी इन्होंने बनाई है। तो ये आप ऐसे समझिए कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोग ज़्यादा ये शिप बना पाएंगे। तो भविष्य की योजना के बारे में बताऊँ, फिर एक इन्होंने इंटरनेशनल शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी भी लॉन्च की, अभी कमीशन की है। तो वहाँ पर आप जो शिप्स हैं, हर तरह के शिप्स वहाँ आप रिपेयर कर पाएंगे। फिर ये पॉल्यूशन से बचाने के लिए जो छोटी फेरीज़ होती हैं
और जो छोटे जो जो जहाज़ होते हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी अभी ये पॉल्यूशन फ्री, मतलब जो आपके वेसल्स हैं यानी जहाज़ जो हैं वो पॉल्यूशन फ्री हों, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करें, तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन के भी ये कुछ नवाचार कर रहे हैं। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है। पहली चीज़ तो ये कि मुझे कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम इसलिए नज़र नहीं आती। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ऑर्डर जो आते हैं इनके नेवी से अधिकतर ऑर्डर आते हैं इनके। अभी नेवी का जो है ना वो डिफेंस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर अभी चालू है, तो इनके ऑर्डर बुक में कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई कमी आने वाली है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बस एक ये है कि फिक्स प्राइसिंग पे ऑर्डर करते हैं क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो शेयर होल्डर की तरह हमें सोचना पड़ेगा। तो इनके जो 50 से 55% जो टोटल काम ये करते हैं उसमें जैसे 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 55 रुपये का जो साजो सामान है ना वो स्टील पाइप्स और जो इंजन है ना उसका जहाज़ का उसका खर्चा हो जाता है। तो अगर इनकी रेट्स में फ्लक्चुएशन होता है, बाहर से आते हैं इंजन्स वगैरह, तो अगर इनकी रेट्स में फ्लक्चुएशन हो जाता है तो फिर कंपनी के मार्जिन्स में डेंट आ जाता है, क्योंकि ये जो है ना ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, पैसे की कोई इशू नहीं है। कमर्शियल वालों से तो क्या है कि ये लोग जो 10 से 15% पहले ले लेते हैं पैसा, ठीक है, एडवांस 10 से 15% लेते हैं, और जब वो पूरा शिप तैयार हो जाता है तो फिर ये शिप की डिलीवरी से पहले पूरा पैसा ले लेते हैं। और यही हाल गवर्नमेंट में है। तो गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट जो होता है उसमें तो कोई इनको इशू नहीं है, लेकिन जब फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो तो मार्जिन में, अगर एज शेयर होल्डर बात कर रहा हूँ मैं, तो मार्जिन में डेंट आ सकता है अगर आपने फिक्स प्राइस पर हाई जो आपका पहले जैसी कॉस्ट आपने लगाई उससे अगर हायर कॉस्ट अगर आपकी आ गई तो आपके मार्जिन कम हो जाते हैं। तो एक यही डिसएडवांटेज मुझे लगता है। बाकी अभी देखिए डिफेंस सेक्टर अभी भी ऐसा लगता है कि ये चलेगा, तो इसका जो पी है वो 52 का वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है, तो थोड़ा सा नर्म हो तो आप एक बार विचार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।